वीडियो में आपने देखा था डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का पहला मेथड जो कि हमारा गॉस मेथड हुआ करता था। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब काई की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने पहला मेथड देखा था, इसके दो मेथड होते हैं फाइंड करने। फर्स्ट लिख लेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड फर्स्ट हुआ करता था हमारा, एंड सेकंड जो था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड। अब इन दोनों मेथड में हम देखेंगे, इसमें हमने तीन मेथड देखा था, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड में हम तीन मेथड देखेंगे जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था जो कि हमारा गॉस मेथड था, गॉस मेथड। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं भटनागर माथुर मेथड, भटनागर माथुर मेथड। एंड जो लास्ट हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, एक क्विंग्स मेथड भी पढ़ेंगे और भटनागर माथुर मेथड भी पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, क्विंग्स मेथड भी हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। क्विंग्स मेथड मतलब आज का जो हमारा टॉपिक होगा कुछ ये होगा, भटनागर माथुर मेथड एंड क्विंग्स मेथड। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। आफ्टर इट हम अगले कुछ लेक्चर में बात करेंगे क्यूरी लॉ, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड के द्वारा निकलता है, क्यूरी लॉ। एंड सेकंड जो हम उसमें पढ़ते हैं क्यूरी कैनवास लॉ। तो ये दोनों टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भटनागर माथुर मेथड सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम क्विंग्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, ये गॉस मेथड क्या होता है, GOUIS है, GAUSS नहीं है, तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देख लीजिए गॉस मेथड के बारे में सब। अब चलिए स्टार्ट करते हैं भटनागर माथुर मेथड एंड क्विंग्स मेथड के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भटनागर माथुर मेथड। हम जानेंगे गॉस मेथड जो हुआ करता था, एक बार फिर समझ लीजिए, हम किसी सॉलिड पाउडर का सैंपल लेते थे, उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड किए थे। लेकिन ये जो गॉस मेथड था ये लिक्विड और गैस के लिए वैलिड नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा भटनागर माथुर मेथड आया। भटनागर माथुर मेथड में इन्होंने जो बताया था वो लिक्विड के लिए वैलिड हो रहा था, वो पाउडर, सॉलिड पाउडर और गैस के लिए भी नहीं हो रहा था। बट जो क्विंग्स मेथड था, इट इज वैलिड फॉर एक्वस सॉल्यूशन, लिक्विड एंड आल्सो सम गैसेस। ये कुछ गैस की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा था, ये एक्वस सॉल्यूशन, और यहां पर आप देखेंगे कुछ लिक्विड्स या ज्यादातर लिक्विड्स में ये फॉलो कर रहा था। तो ये क्विंग्स मेथड में हम पढ़ेंगे लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन और गैस के लिए। लेकिन ये जो भटनागर माथुर मेथड होगा इसमें केवल हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इस मेथड में सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था। इस मेथड का सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। फिगर कुछ ऐसा था कि इन्होंने एक ब्रास हुक लिया था। ब्रास हुक मतलब सब लोग जानते हो, ये था एक ब्रास हुक, पीतल का हुक था, मतलब इसी पे लटकाया गया था। और एक सिल्वर का स्पाइरल लिए थे स्प्रिंग टाइप में, और इसमें हम एक ट्यूब बांध दिए थे, एक ट्यूब लगाए थे जिसमें हमारा सैंपल रखा गया था, जिसमें हमारा सैंपल रखा गया था। ठीक, ये कुछ था, ये हमारा था सिल्वर स्पाइरल। स्पाइरल आप समझते हो ना, स्पाइरल नोटबुक यूज करते हो, कुछ ऐसा ऐसा स्प्रिंग आप देखे होंगे उसी की तरह। यहां पर एक पॉइंटर हम P मान लेते हैं, P को क्या बोल देते हैं, पॉइंटर है, जो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि पॉइंटर बहुत छोटा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा माइक्रोस्कोप के द्वारा मेजर किया जाएगा। थियरी आपको इधर दिख रही है, आप नोट कर लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, हम उसको समझा रहे हैं। एक हम मैग्नेट लेंगे,
मैग्नेट बहुत पास पास रखा होगा इसलिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। और मैग्नेट कुछ ऐसा होगा, मैग्नेट जो होगा कुछ इस प्रकार होगा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आधी ट्यूब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखी गई थी और आधी ट्यूब मैग्नेटिक फील्ड में ही रखी गई थी। एक मैग्नेट यस है, दूसरा मैग्नेट यस है। ये आधा ट्यूब जो है वो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं वहां पर रखी गई थी, मतलब इससे बाहर, और दूसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत क्लोजली रखे जाएंगे ताकि हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। क्लियर है यहां तक? यहां पर हमारा सैंपल रखा गया है। दिस इज वैलिड फॉर द लिक्विड। ठीक, क्लियर, समझ आया? अब देखिएगा इन्होंने क्या बताया। जब ये ट्यूब जो होगा, पिछली वीडियो में आपने जब गॉस लॉ देखा था तो उसमें ये बताया गया था, वेट लिया गया था, जैसे आपका तराजू था, एक तरफ वेट रखे थे, उसके बाद उसके वेट से इस ट्यूब को लटकाए थे। मैग्नेटिक फील्ड के पहले दोनों का भार बराबर था। जब मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ फोर्स, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, तब इन्होंने ज्ञात किया था कि पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एस लगाए हैं। अगर ये पैरामैग्नेटिक हुआ तो अट्रैक्ट होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगर ये डायमैग्नेटिक हुआ तो ये क्या होगा, रिपेल होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ये स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जब ये मैग्नेट लगाएगा, ये रिपल होगा तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये नली यहां चली जाएगी ट्यूब। जब ये पैरामैग्नेटिक होगा तो ऐसे हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। तो स्ट्रेच होने के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पॉइंटर पी का। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, हियर tube experience a force यहां पर जो ट्यूब होगी along its length या फिर वर्टिकली बोले, या फिर along its लेंथ, अपने लेंथ के एलोंग ये क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और इन्होंने मेजर किया, क्योंकि ये गाइस मेथड के ही थोड़ा और इंप्रूवमेंट करे थे, वहां पर जो फोर्स लिया गया था यहां भी वही फोर्स लिया गया। तो इन्होंने बताया कि जो फोर्स लग रहा था वो हाफ K1 माइनस K2 इंटू में AH², ये फोर्स लग रहा था ना। यहां पर K1 और K2 क्या है, आप सभी लोग जानते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो। अगर नहीं जानते हो तो हम लिख दे रहे हैं यहां पर, वेयर K1 इक्वल टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल, और K2 क्या था हमारा, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग, एंड H क्या था हमारा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? क्लियर है यहां तक? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक तो सबको समझ में आया, क्योंकि ये गाइस मेथड में हमने देखा था। अब एक बार इन्होंने मैग्नेट लगा दिया था, दूसरी बार जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर देंगे, मतलब मैग्नेट को हटा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार ये क्या करेंगे, पहली बार तो इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को लगा के देखा, तो मैग्नेट को जब लगाया तो उतना एक्सपीरियंस करेगा जैसे गाइस मेथड में कर रहा था, वैसे यहां भी करना चाहिए। सो इतना आ गया, ये लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। अब एक बार किए थे ही क्या, इन दिस एक्सपेरिमेंट लिखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट he turn off magnetic field,
magnetic field and he measure and he find that जो सैंपल था, जो ट्यूब में रखा हुआ सैंपल था, दैट द सैंपल या ट्यूब, कुछ भी लिख दीजिए, ट्यूब एक्सपीरियंस अ फोर्स along its लेंथ, अपनी लेंथ के along, या फिर वर्टिकली बोल सकते हैं हम। मतलब क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर तो पॉइंटर लगा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, इसमें जितना भार रहेगा उसके कारण भी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो लग ही रहा है जी। तो इन्होंने पाया एक फोर्स ही एक्सपीरियंस कराया, इसको हटाने के बाद भी जब इसको लगा देते हैं तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ये मेजरमेंट में मालूम हुआ था हमको। फिर जब इसको हटा दिए इन्होंने तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करा था, F इक्वल टू L इंटू जी अपान एस, इक्वेशन नंबर 2। वेयर अगर बताना चाहें L इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर, और यहां पर G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एंड S क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर। सर ये क्या बात हुई, तभी तो L बता रहे थे, बालक पूरी बात सुना करो। ये S जो है, ये S इस पॉइंटर का डिस्प्लेसमेंट है, प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, जो कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस करा, उसके कारण प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब यल जो था इसमें डिस्प्लेसमेंट था, यल ऑलरेडी देखिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण ही इसमें कुछ कैसा भी रख दीजिए, स्प्रिंग रख दीजिए, उसमें कोई वेट मत लटकाइए, देखिए कुछ टाइम आप देखेंगे तो वो तन जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा माइनर सा डिफरेंट होगा, दैट इज रियल। लेकिन इसके कारण 1 ग्राम के कारण यस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉइंटर में यस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 ग्राम के कारण, क्योंकि ये वेट लगा है, नीचे की तरफ खींचेगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यल इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर, यस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक, क्लियर। अब देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एफ लेफ्ट हैंड राइट इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब हाफ k1 माइनस k2 इंटू में AH स्क्वायर इक्वल टू में L डॉट जी अपान एस। अगर हम बात करें k1 माइनस k2 की, क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2LG अपान में एस, AH स्क्वायर नीचे आ जाएगा, AH स्क्वायर। k की अगर बात कर लें, k1 निकाल लें हम, क्या हो जाएगा, k2 प्लस में 2LG अपान में एस इंटू AH स्क्वायर। ये k1 की वैल्यू आई ना, k1 की वैल्यू आई। लेकिन जब हम गाइस मेथड देख रहे थे तो उसमें k1 की वैल्यू आई थी k2 प्लस में, याद कीजिए, 2 डेल्टा m इंटू जी अपान में AH स्क्वायर। आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए क्या किया था, m अपान रो से मल्टीप्लाई करा दिया था, मतलब m अपान रो इंटू k1 इक्वल टू m अपान रो इंटू में k2 प्लस में 2 डेल्टा m g अपान में AH स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मोलर ससेप्टिबिलिटी, m अपान रो इंटू में k2 प्लस में 2 डेल्टा m g अपान में AH स्क्वायर। तो यहां पर निकला था। अगर हम इसमें भी m अपान रो से मल्टीप्लाई करा दें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें फाइंड हो जाएगी, जैसे कि हमने गाइस मेथड में देखा था। सो आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करा के देखिए। सो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय m अपान रो ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कराएंगे, K1 है ही, क्या हो जाएगा m अपान रो इंटू में K1 इक्वल टू m अपान रो K2 प्लस में 2Lg अपान में S इंटू में AH स्क्वायर। अब हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब काई m इक्वल टू m अपान रो K2 प्लस 2Lg अपान में S इंटू में AH स्क्वायर, विच इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहां लिख लीजिएगा हियर काई m इक्वल टू मैग्नेटिक या मोलर ससेप्टिबिलिटी, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नोट कीजिए। कर लेते हैं क्विंग्स मेथड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो क्विंग्स मेथड होता है, दिस इज वैलिड फॉर लिक्विड नॉट सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन एंड सम केसेस। ये जो क्विंग्स मेथड था, ये क्विंग के द्वारा, जी क्विंग इनका नाम था, जी क्विंग के द्वारा 1885 में ये दिया गया था ये मेथड। सो चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया था। एक एन दूसरा यस, इधर तब डी, इधर ठीक। अब ये वाली जो हमारी ट्यूब है दैट इज कैपिलरी ट्यूब, याद रखिएगा कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब। और इस पूरे आकार को क्या बोलते हैं, मिनिस्कस, मिनिस्कस, मिनिस्कस मतलब नौचंद्र आकार। वाह वाह सर। अब देखो इन्होंने क्या क्या था सीरियसली, जब ये N और S के पास देखे थे, मतलब D पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए दैट इज 25,000 था। ये D के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो कितना था, 25,000। ऑर्स्टेड उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है मापने का, ऑर्स्टेड आपको दिख रहा है, आप नोट कर लीजिएगा ऑर्स्टेड। तो 25,000 था, बट यहां पर C के पास, E के पास निग्लिजिबल 25 to 50 मिल रहा था ऑर्स्टेड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने बताया कि जब इस ट्यूब के पास, कैपिलरी ट्यूब के पास हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते हैं, तो यदि ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, उठ रहा है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। यदि लिक्विड गिर रहा है नीचे की तरफ, दैट इज डायमैग्नेटिक। दिख रहा है, आप लिख लीजिए। यदि ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, यदि ये लिक्विड ऊपर की तरफ उठ रहा है, दैट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये लिक्विड अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पर सब्सटेंस जो है अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो इस मैग्नेट से रिपल किया जा रहा है। यदि ले लेंगे, इफ लिक्विड फॉल, लिक्विड फॉल हो रहा है, तो हमारा लिक्विड क्या, तब हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हमारा राइज हो रहा है, लिक्विड यहां पर उठ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइज, दैट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर, समझ में आया 100%। हमने यहां पर लेट कर लिया, देखिए यहां पर लेट डेल्टा एच इज चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट ऑफ लिक्विड। मतलब जब ये पैरामैग्नेटिक होगा ऊपर की तरफ जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा नीचे की तरफ आएगा। लेकिन लेकिन और लेकिन अगर ये मान लो पैरामैग्नेटिक ही है, पहले तो ये मान लो सपोज दैट ये रहा कैपिलरी ट्यूब, पहले मान लो यहां तक लिक्विड भरा है, यहां तक लिक्विड भरा है। जैसे ही इसको मान लो H1, इसकी हाइट को, आफ्टर इट जब इसी ट्यूब में हम
एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड कर देते हैं N एंड S। तो ये जो यहाँ तक भरा था ये क्या होगा, अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ। इसकी हाइट को मान लेते हैं H2, दैट इज डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। डेल्टा H निकालेंगे तो इतना ही तो आएगा, इतना। H2 इतना है, H1 इतना है, दोनों में से माइनस करेंगे, वही डेल्टा H हमने मान लिया। अगर ये डायमैग्नेटिक होता इसके बजाय ये इधर आ जाता, इसीलिए हमने ट्यूब ऐसे रखा है ना, ताकि ये जब नीचे की तरफ आए इधर लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाए। कंटेनर इधर लगा दिया है बड़ा सा, अपना मैनेज करे वो, ठीक। चलिए ठीक, हमने डेल्टा H क्या मान लिया, चेंज इन हाइट ऑफ लिक्विड। और अब हम निकालें अगर कि जो हमारा प्रेशर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम P से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम जानते हैं P इक्वल टू रो जी डेल्टा H हो जाएगा, रो जी डेल्टा H। बट फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, ये भी सब लोग जानते हैं। बट सिंस फोर्स F इक्वल टू प्रेशर, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, प्रेशर की वैल्यू है रो जी डेल्टा H इंटू में एरिया ए, ये फोर्स आ गया। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। एज वी नो दैट फ्रॉम गाइस मेथड, यहां पर लिखेंगे एज वी नो दैट फ्रॉम गाइस मेथड। गाइस मेथड में आपने देखा था जब यहां पर मैग्नेट लगा रहे थे तो इसके वर्टिकली जो वो ट्यूब एक फोर्स फाइंड कर रही थी, फोर्स उस पर अप्लाइड हो रहा था, दैट इज F इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 इंटू में AH स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिख रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल हो जाएगा, तो मतलब रो चाहे जिसको पढ़े लिखिए हाफ K1 माइनस में K2 AH स्क्वायर इक्वल टू में रो जी में चेंजिंग बना कर रखिए, नहीं तो बराबर कर दें सब लोग, इंटू में ए से ए यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। अगर हम K1 माइनस K2 की बात करें ये कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रो जी डेल्टा H अपान H स्क्वायर है, H स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कंफर्म। अगर हम रो को इधर ले आए, K1 अपान रो माइनस में K2 अपान रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2G डेल्टा H अपान में कैपिटल H स्क्वायर। K1 अपान रो क्या हो करता है, मास ससेप्टिबिलिटी, वहां पर m अपान रो इंटू K1 था, दैट इज मोलर ससेप्टिबिलिटी, जो हमारा लास्ट में आता है उसको हम बताते हैं, इसी द्वारा हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड करते हैं। तो अगर आपको दिखे K1 अपान रो इंटू में m, दैट इज मोलर ससेप्टिबिलिटी। अगर आपको दिखे K1 अपान रो या K अपान रो, दैट इज मास ससेप्टिबिलिटी। क्लियर, मास ससेप्टिबिलिटी। यहां पर शायद से लिखना भूल गए हैं, लिखता है। तो K1 अपान रो क्या हो जाएगा, मास ससेप्टिबिलिटी को हम काई से लिखेंगे, माइनस K2 अपान रो, दैट इज मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस, काई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, काई डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे भाई किसी को काई से रिप्रेजेंट कर दोगे, किसी को काई नॉट से रिप्रेजेंट करोगे ना। K1 क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल, तो ये सैंपल हमने क्या लिया है, लिक्विड लिया है, तो हमारा मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड ही होगा। K2 इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या होगा, गैस होगा, इसके सराउंडिंग में हमारा क्या होगा, गैस होगा, तो गैस का ये क्या होगा,
काई डैश ले लीजिए, काई नॉट ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो। हमने काई डैश काई नॉट ले लिया, इक्वल टू 2g डेल्टा h अपान में कैपिटल H स्क्वायर। बोलो समझ में आता है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे हम देखेंगे वेयर, जहां पर काई क्या है, काई नॉट क्या है, वेयर काई इक्वल टू मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड हमारा सैंपल है, मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड काई नॉट इज मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस और वेपर, गैस के या फिर वेपर के। बोलो समझ में आया? नोट करें फटाफट से। क्लियर है? दिख रहा सबको? समझ में आया कि यहां पर जो काई होगा दैट इज मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड काई नॉट जो होगा मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस और वेपर। यहां पर ये पॉइंट समझना जरूरी है, K1 जो होता है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल होता है, तो सैंपल यहां पर लिक्विड लिए इसलिए काई क्या हुआ हमारा, लिक्विड का मास ससेप्टिबिलिटी। K2 जो होता है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या होता है हमारा गैस, इसलिए काई नॉट जो होता है हमारा गैस या फिर वेपर की ससेप्टिबिलिटी। आपको काई नॉट ना पसंद हो, काई डैश ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर बताएंगे इफ द लेंथ ऑफ AB इज, लेंथ कहें या फिर डायमीटर, डायमीटर बोलेंगे हम, डायमीटर इसका बड़ा हो, इफ डायमीटर ऑफ ट्यूब AB इज लार्जर, यदि इसका डायमीटर लार्ज हुआ, बड़ा हुआ, मतलब डायमीटर मतलब ये ट्यूब है, इसका डायमीटर छोटा है पीछा इसके ना, लेंथ दोनों की बराबर है, लेंथ दोनों की बराबर है, हमने साथ थोड़ा बड़ा बना दिया। डायमीटर ये होता है, डायमीटर किसका बड़ा है, ये मोटा कौन ज्यादा है, ये चीज डायरेक्ट बोल दे ना, एक मोटा पर्सन है दूसरा पतला पर्सन है, डायमीटर किसका बड़ा है, मोटे पर्सन का। क्या देखो ना, यदि ये लार्जर होगा डायमीटर तब वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ मास ससेप्टिबिलिटी लिखेंगे, देन मास ससेप्टिबिलिटी एबव, ऊपर हो जाएगी ऑफ मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड, देन मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस above the mass susceptibility of liquid। मतलब ये हुआ कि जब इसका वाइडर होगा, मतलब या फिर इसका डायमीटर बड़ा होगा, तो साफ बता सकते हैं हम जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी आएगी, मास ससेप्टिबिलिटी डायरेक्ट बोलेंगे, देन जो लार्जर डायमीटर होगा एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ वेपर इज एबव ऑफ द लिक्विड, एंड इसको हम मान लेंगे निग्लिजिबल। इन्होंने क्या किया था, जब इसको वाइड कर दिया था, इसको वाइड कर दिया था इस ट्यूब को, मतलब इसका डायमीटर बढ़ा दिया था, तब जो वॉल्यूम हो रहा था, मास ससेप्टिबिलिटी हो रही थी ऑफ गैस या लिक्विड से ऊपर था। इन्होंने पाया कि जब इसको चौड़ा कर दिया गया, इस नली को, AB को, ट्यूब को, तो जो वो मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस था ये एबव था किसके, मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड, मतलब आपको निग्लिजिबल मिला। हेंस ही फाइंड, उन्होंने पाया कि जो काई नॉट हो था वो निग्लिजिबल था, निग्लिजिबल। ये काफी बच्चों को कब समझ में आया होगा, इसका मतलब यही है। इन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो यहां पर इनको ये फार्मूला मिला, इनको ये फार्मूला मिला, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये फार्मूला मिला जो कि यहां पर मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ
लिक्विड, मास सेसिबिलिटी ऑफ गैस, दोनों को मिल गया था हमारा। लेकिन इन्होंने जब एक इस ट्यूब को इन्होंने वाइड किया तो इन्होंने पाया कि ये इसकी वैल्यू निग्लिजिबल हो जा रही थी। गैस का जो मास सेसिबिलिटी था वो बहुत ही कम आ रहा था, निग्लिजिबल हो जा रहा था। इससे मतलब मत रखिए, इन्होंने यही पाया। तब इनको क्या मिला, जब ये निग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या मिला, काई इक्वल टू 2g डेल्टा एच अपान में एच स्क्वायर। अगर हमें काई नॉट निकालना हो गैस के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। एंड विच इज द फार्मूला, या लिखेंगे बाय दिस फार्मूला we measure magnetic susceptibility, मैग्नेटिक इधर खड़े हो जाए, इधर से कम राइटिंग बनती है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर, ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड बता रहा था। नोट करें, फटाफट से नोट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो कम समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लिया, अदरवाइज हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं फटाफट से। ये सैंपल तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। हमने डेल्टा एच मान लिया, इसका हाइट है, लिक्विड की हाइट में जो चेंज हो रहा था हमने आपको दिखाया कैसे चेंज हो रहा था। अगर ये डायमैग्नेटिक होगा नीचे जाएगा, पहले से नीचे आएगा, फिर भी वही H2 - H1 H1 - H2 करेंगे। जब ये पैरामैग्नेटिक होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। डेल्टा एच हमने मान लिया क्या, चेंज इन हाइट ऑफ लिक्विड। तो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P होगा वो रो जी डेल्टा एच होगा। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, प्रेशर वैल्यू रो जी डेल्टा एच इनटू ए। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं फ्रॉम गाइस मेथड के से हम पढ़ते हैं कि F इक्वल टू हाफ K1 - K2 AH स्क्वायर, सबको को याद भी हो गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बता सकते हैं राइट हैंड राइट साइड इक्वल होगा, A से A कैंसिल हो गया, K1 - K2 वैल्यू निकाले, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, H स्क्वायर नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर बताएंगे रो हमारा इधर नीचे ले लिए, K1 अपान रो K2 अपान रो इक्वल टू 2g डेल्टा एच अपान एच स्क्वायर। अब हम बताएंगे K1 अपान रो दैट इज K अपान रो होता है मास ससेप्टिबिलिटी, मास ससेप्टिबिलिटी। तो ये K1 क्या था, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड, तो मास ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड हुआ। ये क्या K2 क्या था, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग मतलब गैस, तो ये क्या हुआ, काई नॉट वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस। ये फार्मूला हमें मिला। आफ्टर इट इन्होंने देखा था जब ए बी की डायमीटर को इन्होंने बढ़ा दिया, लार्जर कर दिया, तो इसको वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ गैस की वैल्यू निग्लिजिबल इन्होंने पाया, मतलब कुछ वैल्यू नहीं मिली, बहुत छोटी वैल्यू मिली अपेक्षा इसके। तो बाय दिस फार्मूला ये हमें ये फार्मूला मिला, इस फार्मूला से हम लिक्विड की वो मास ससेप्टिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। काफी बच्चों के नहीं समझ में आया सर ये तो मास ससेप्टिबिलिटी है तो हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। देखो है ये मास ससेप्टिबिलिटी, जैसे वहां पर मोलर ससेप्टिबिलिटी हुआ करता था, लास्ट में हम वही फार्मूला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में यूज करते थे क्योंकि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही फाइंड करें। वैसे यहां पर भी ये मास ससेप्टिबिलिटी भले ही निकाले हैं तो काई हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही निकालेंगे, पूछा जाएगा तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। सो फटाफट से नोट डाउन करें, नोट डाउन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगला वीडियो जो होगा हमारा क्यूरी मेथड एंड क्यूरी कैनवास मेथड के बारे में होगा। सो फटाफट से नोट डाउन करिए। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम ग्रुप की भी, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज की भी आपको लिंक दी गई है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करे रहेंगे तो आपको क्लियर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, साथ साथ आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपके सॉल्व करा दिए जाएंगे। और ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करे रहेंगे तो आप सभी जानते हैं इंस्टेंटली न्यूज़ मिलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, पढ़िए मेहनत करके।